हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। डिटरमिनेंट में मज़ा आ रहा है। आज ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट का। बेसिकली डिटरमिनेंट ख़त्म हो चुका है, बस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली फॉर कंपटीशन क्लासेस, क्रैमर्स रूल। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था आपको कि जो मैट्रिक्स मेथड के थ्रू है हम लीनियर इक्वेशन और सिस्टम को सॉल्व करना सीखते हैं, वैसे ही डिटरमिनेंट के थ्रू भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो ही मेथड क्या है? क्रैमर्स रूल। हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जितने भी मेरे वीडियोस हैं इनको प्लीज़ एक बार देखें, इनके प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उस पर अपन डिस्कस कर सकें और आपको कुछ भी हो सके या कुछ भी आपको कुछ ट्रिक्स होंगी तो मैं आपको उस पर आपके लाइट डाल सकूँगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल। इसको देखेंगे कि डिटरमिनेंट के थ्रू हम कैसे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था होमोजेनस इक्वेशंस होती हैं और नॉन होमोजेनस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, चलिए हम ये देखते हैं पहले तो डिटरमिनेंट के थ्रू हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारी इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल्स हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 आर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। ये तीन इक्वेशंस हैं, d1 d2 d3 आर कांस्टेंट टर्म्स। ये कैसी इक्वेशन है? नॉन होमोजेनस है। ये किस फॉर्म में है? ax इज इक्वल्स टू d की फॉर्म में, ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे d। ये तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अभी डिटरमिनेंट कैसे बनेगा? इसके कोफिशिएंट्स को लेके a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? d1। क्या निकालेंगे? d1। अब d1 क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्या यूज है, वो भी आपको समझाऊंगा मैं जब एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी ये समझिए कि क्रैमर्स रूल के अंदर कि हम ये तीन इक्वेशन है या दो इक्वेशन वेरिएबल है या चार इक्वेशन वेरिएबल है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमने क्या करा, ये लीनियर इक्वेशन थी, इसको हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में यूज निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इनको सॉल्व करना हम डिटरमिनेंट के लेक्चर्स में देख सकते हैं, देख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, अब हम d1 निकालेंगे। अब d1 क्या है? इसको d1 dx बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, dx या d फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है कि जो मेरे x के वेरिएबल थे, x के कोफिशिएंट थे, सॉरी x के कोफिशिएंट थे, इनकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, जो मेरा b है, मतलब जो मेरे a1 a2 a3 मतलब कॉलम फर्स्ट की जगह अगर d1 निकाल रहा हूँ तो dx निकाल रहा हूँ, या फिर तो कॉलम फर्स्ट की जगह। अब dx में इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे k भी हो सकता है, z कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? d1। इस d1 कैसे निकलता है? मैं d1 जो पहला कॉलम है उसके अंदर क्या कर देता हूँ, उसको रिप्लेस कर देता हूँ किससे? हमारे कांस्टेंट टर्म से। बाकी पूरी टर्म सेम टू सेम ही चलेगी। ये क्या निकला हमारा? d1। वैसे ही मैं क्या निकालूंगा? d2। d2 में क्या करूंगा, जो सेकंड कॉलम है मतलब मेरा जो सेकंड वेरिएबल है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? कांस्टेंट टर्म। क्लियर, समझ में आ रहा है? थर्ड d3। d3 में क्या करूंगा मैं? यहाँ पे जो मेरा थर्ड कॉलम है उसकी जगह क्या कर दूंगा मैं? मेरी कांस्टेंट टर्म लिख दूंगा।
और वैसे ही मैं D1, D2, D3 इनकी वैल्यू को सॉल्व करूंगा बाय एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट या फिर कोई प्रॉपर्टी लगा के मुझे इसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बात आती है कि इससे x1, x2, x3 कैसे निकलेंगे। x1, x2, x3 निकालने के लिए हमने क्या निकाला था, D1, D2, D3 निकाला, D निकाला। ठीक है, तो ये जो x, y, z की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, x इज इक्वल टू D1 अपॉन D, y इज इक्वल टू D2 अपॉन D, z इज इक्वल टू D3 अपॉन D, वेयर अब D की जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट डिवीजन में आ रही है, तो मेरे पास यहाँ क्या कंडीशन होगी, व्हेन D इज नॉट इक्वल टू 0, तभी यहाँ पे x, y, z की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं इनकी वैल्यू x, y, z की वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन मतलब यूनिक वैल्यू तभी निकलेगी जब d इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मेरे पास x, y, z की वैल्यू इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगी। वो कैसे निकलेगी उसका मैं चार्ट है पूरा, मैं आपको पूरे चार्ट के थ्रू समझा दूंगा कि किस कंडीशन पे, जैसे इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट देखा था वैसे इसके अंदर भी होगा, वही कंडीशंस आएंगी पूरी की पूरी, तो चार्ट बना के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए समझिए कि अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको हमने ऐसे लिखा, ऐसे सॉल्व करा। अब इसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, x1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D, x2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D, x3 is equals to D3 upon D up to xn is equals to dn upon D। ठीक है, जब कितने वेरिएबल हो सकते हैं हमारा क्या सॉल्यूशन निकलेगा, वेयर कंडीशन क्या है, बस D इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, एक क्वेश्चन करें इस पे ताकि और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने साइड में एक चार्ट भी बनाया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें नीड पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, उसको कैसे सॉल्व करना है और इस चार्ट की हमें क्या नीड है, इस चार्ट से हम क्या करेंगे वो बताऊंगा आपको, इसको समझिएगा पहले। ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। मैं ये पहले तो चेक करूंगा कि मेरे पास इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या। D इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, मैंने पहले ही बताया। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं D की वैल्यू, 2 5 जा 10 माइनस 3 दैट इज 13। तो D इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसी देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी। ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने पहले कहा था, सबसे पहले D1 कैसे निकलेगा, पहले कॉलम को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, कांस्टेंट वैल्यू से, और दूसरा कॉलम सेम टू सेम रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 17 5 जा 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 85। कोई दिक्कत, पक्का, चलो माइनस 6 दैट विल गिव यू 91। देन D2 भी निकालना पड़ेगा। D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 3 एंड सेकेंड कॉलम को रिप्लेस किससे करूंगा, 17 और 6। ठीक है, मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू यही है, 2 6 जा 12 माइनस 3 7 जा 21, 3 1 जा 51। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, माइनस का आएगा, जो भी आएगा सॉल्व करिए, आई थिंक 39 आएगा, पक्का, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल से कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो, अब ये सॉल्व करने वाली वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, हम x और y निकालेंगे। x और y कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू D1 अपॉन D, तो D1 क्या है 91 और D क्या है 13। वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू D2 अपॉन D, D2 क्या है 39 और D क्या है
13, ये आया 3 और ये क्या आएगा 7। इसमें वो माइनस का था, ये माइनस का था, तो ये भी माइनस का। क्लियर, समझ में आया? एक्स और वाई कैसे निकाले मैंने इस इक्वेशन को डिटरमिनेंट बनाया, सॉल्व करा, d इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो d1 d2 निकाला और फिर x और y की वैल्यू निकाली। यही चीज़ हम 3 वेरिएबल इक्वेशन में भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यू सॉल्व करेंगे और d1 d2 d3 निकालेंगे और x y z की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन समस्या क्या आएगी? समस्या तब आती है जब d इक्वल टू 0 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस चार्ट से समझते हैं। जब मैं नॉन होमोजेनस की बात कर रहा हूँ, ये कौन सी होती है नॉन होमोजेनस? इसमें ax इज इक्वल टू b होता है और b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब d इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, पहला केस है, तब तो सिंपल स्वीट मैंने इसमें निकाल दिया, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है जब d इज इक्वल टू 0 हो गया। जब d इज इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास दो केस बनते हैं इसके अंदर, d1 d2 d3, हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों के तीनों 0 आ गए, ठीक है, अगर तीनों के तीनों 0 आ गए तो ये सिस्टम में भी कंसिस्टेंट हो सकता है और में भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। लेकिन अगर d1 d2 d3 में से एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये कैसा सिस्टम होगा? इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ रही है बात? पक्का। नेक्स्ट है होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनस कौन सी होती है? ax इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख दूं, b की जगह 0। अब इसमें दो कंडीशन होगी, d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 0। जब d इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा, इसके अंदर d1 d2 d3, जो d1 d2 कितने निकले वो सारे कैसे आएंगे? 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वैल्यू 0 है। जब मैं एक कॉलम को 0 कर दूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा डिटरमिनेंट की। तो d1 d2 d3 तो इसके अंदर 0 आना ही आना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर d इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x y z की वैल्यू क्या आएगी? 0। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है कंसिस्टेंट सिस्टम होगा अगर ये कंडीशन आ गई तो। और ये कैसा? ट्राइवल सॉल्यूशन बोला जाता है, इकलौता सॉल्यूशन है ये, 0 0 0 x y z ऑल आर 0 एंड यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन इन कंसिस्टेंट सिस्टम है ये। कैसा सिस्टम है ये? कंसिस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं जब इसमें d इज इक्वल टू 0 आ गया। अब d इज इक्वल टू 0 आ गया, d1 d2 d3 तो इसमें 0 आने ही है, हमें पता ही है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन तो कभी आएगी ही नहीं, इसमें हमेशा यही कंडीशन आएगी। समझ में आ रही है? जैसे नॉन होमोजेनस में ये कंडीशन थी वही यहाँ आएगी हमेशा, अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए इस एग्जाम्पल को। मैं अपन कहाँ थे? मैंने आपको ये कंडीशन समझा दी थी, फिर ये कंडीशन समझा दी थी। यूनिक सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ थी? जब d इज इक्वल टू 0 आ रहा था दोनों ही केस में, ठीक है। इस केस में d इज इक्वल टू 0 आएगा तो इसमें दो केस बनेंगे कि भाई d1 d2 d3 में से अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो ये इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर d1 d2 d3 तीनों 0 आ गए तो ये मे भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी दे सकता है और नो सॉल्यूशन भी दे सकता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो होमोजेनस सिस्टम कंसिस्टेंट ही रहता है हमेशा, तो ये सॉल्यूशन कैसा देगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। वो हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो निकालते कैसे हैं समझिए। इसमें मैंने लिखा है रिप्लेस वन वेरिएबल विद की एंड के एंड फाइंड द अदर वेरिएबल्स। कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन है, तीन इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में है? 0 0 0, तो ये होमोजेनस इक्वेशन है। अब समझिएगा, मैंने डिटरमिनेंट निकाला इसका पूरे का, तो वैल्यू क्या आई? 0, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व करा, वैल्यू आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वैल्यू क्या आएगी? 0। कोई दिक्कत? तो ये किस कंडीशन में चला गया? इस वाली में। d1 d2 d3 तो इसमें 0 आनी ही है, ठीक है।
तो मेरे पास अब क्या करना है, मेरे को कोई भी दो इक्वेशन लेनी है इन तीनों में से, ठीक है। मैंने ये वाली और ये वाली ले ली, ठीक है। मैंने z को रिप्लेस किससे करा, k से, z को इधर ले गया, k से रिप्लेस करा, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एज अ k एक कांस्टेंट टर्म लेके मैंने इसको सॉल्व कर लिया, जिससे मेरी ये देखिए d की वैल्यू आई -3, अभी नॉट इक्वल टू 0 आ गई। मेरे पास कंडीशन कैसे लग गई, ये वाली d1 d2 निकाला मैंने k की टर्म्स में ही, और फिर इसको x को सॉल्व कर लिया, x इक्वल्स टू k/3, y इक्वल्स टू 2k/3 एंड z इक्वल्स टू k, ठीक है। ये तो आ गया अगर ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलने, इनकंसिस्टेंट होने का होमोजेनस के पास सवाल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन नॉन होमोजेनस का होता और ये कंडीशन आ रही होती, जैसे कि इसमें आ रही है, ठीक है, कि तीनों d भी 0 है और ये d1 d2 d3 भी 0 है, तो मे बी कंसिस्टेंट कैसे चेक करेंगे, हम यही प्रोसेस पूरा अपनाएंगे उसमें। इसमें कोई वैल्यूज होंगी यहाँ पे, मान लीजिए कुछ कोई भी वैल्यूज है 17, 12, 14, 15, ठीक है, हम उसको यहाँ सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए 0 आ जाता है, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको 0 रहने दीजिए यहाँ पे। मतलब कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा जिसमें यहाँ पे नॉन होमोजेनस कंडीशन हो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब अगर ये d इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है, और d1 d2 d3 भी 0 आ गए, आपने चेक करा और ये 0 आ गए, यहाँ पे मैंने d1 d2 d3 निकाला, 0 आ गए, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनमें से कोई भी दो इक्वेशन लूँगा, एक वेरिएबल को रिप्लेस करूँगा k से, फिर ये चेक करूँगा, मैं वैसे ही वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूँगा, अगर ये नॉन होमोजेनस का केस होता तो ये वैल्यू मैं इस थर्ड वाली इक्वेशन में रखता, ठीक है, और ये चेक करता कि ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगी इससे, तब तो ये कैसा केस हो जाएगा, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये कैसा केस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रही है बात। नॉन होमोजेनस के केस में हम इसको रख के इसमें चेक करेंगे और ये देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, इस वाली कंडीशन आने पर। अगर ये कंडीशन आ गई तो इनकंसिस्टेंट है, फिर हम चेक नहीं करेंगे। क्लियर। इस चार्ट को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा और ये बहुत इजीली समझ में आता है। इसको याद इसलिए कर लीजिए, कंपटीशन के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। IITC के अंदर भी ये बहुत आते हैं, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके बेस क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, मैट्रिक्स मेथड या डिटरमिनेंट मेथड में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजी होगा नंबर स्कोर करना। और इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं कैलकुलेशन में, अदरवाइज के अंदर गलती होने के चांस नहीं होते अगर आपके पास चार्ट आपको याद है तो, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को ताकि ये और लोगों को समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगता है तो औरों को भी समझ में आना चाहिए, औरों को भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है मेरी टीचिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं, चैप्टर 11th के भी हम रिलेशन फंक्शंस का चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 12th के रिलेशन फंक्शंस के चैप्टर आएंगे। मैं इनका कंबाइंड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, मतलब इसके बाद रेगुलर यही रिलेशन फंक्शंस चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और कोई दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।